विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षक प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं एवं सभी बड़े गुरुजन, आपको तहे दिल से सच सच नमन करती हूँ। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हृदय तल से आपका स्वागत करती हूँ। इस चिंतन मनन के इस जो हमारा अभी सत्र चलेगा, इसमें हमारे साथ 3 बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं अपने साथ मेरी सहायता के लिए, मेरा साथ देने के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री नर्मदेश्वर पाठक जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और हम इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। और इससे पूर्व की चिंतन मनन सत्र की शुरुआत हो, मैं 2 पल लेना चाहूंगा अपने वैसे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत और सम्मान में, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से श्रीनाथ विश्वविद्यालय का ये प्रांगण आविर्भूत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रदेश के वरीय पत्रकारों में शामिल हमारे बहुत ही प्रिय श्री प्रशांत पुतुल जी का। जोरदार तालियों से श्रीमान का स्वागत और अभिनंदन। और एक बार पुनः प्रभात खबर के संपादक आदरणीय संजय मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम इस सत्र की शुरुआत में, इस सत्र में हम हिंदी भाषा को बचाने के लिए इसका ज्ञान भाषा होना अनिवार्य है, या यूँ कहें हिंदी ज्ञान की भाषा बनकर ही बच सकती है, इस पर विशेष चर्चा परिचर्चा करेंगे। छात्र, शिक्षक वृंद एवं विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य एवं प्राध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वे कृपया इस चर्चा परिचर्चा में उतना ही हमारा साथ दें। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होता है तो वह कृपया पूछें, ताकि हम इस परिचर्चा का पूरा फायदा उठा सकें और ये हमारे लिए एक जीवन पर्यंत साथ रहने वाला अनुभव बन सके। मैं नर्मदेश्वर पाठक सर से अनुरोध करूंगी कि वे इस सत्र का आरंभ करें। धन्यवाद भाविया जी। कुछ दिनों तक पहले, एक शताब्दी पहले ये माना जाता था कि हिंदी जो है वो दार्शनिक है और अंग्रेजी तो महारानी है, लेकिन पिछले 70 सालों में भारत को आज़ादी मिलने के बाद से हमने इस मिथक को तोड़ दिया कि हिंदी दासी हो सकती है। आज हमने हिंदी को राजमहल के द्वार पर खड़ा कर दिया है। अब हमारी कोशिश है कि हिंदी को महारानी बनाई जाए। हालांकि अभी हिंदी उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि महारानी बन जाए, लेकिन हम हिंदी भाषियों की कोशिश हमेशा रहेगी कि हम हिंदी को भारत में महारानी बनाकर रहेंगे। इसी संदर्भ में जो हमारा आज का चिंतन मनन का सत्र है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पहला प्रश्न है कि हिंदी को बचाया कैसे जाए, हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने की बात पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल है कि ज्ञान की भाषा का स्वरूप कैसा है, मगर उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हिंदी ज्ञान की भाषा बनकर बच सकती है। तो हमारा पहला सवाल आज के विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव जी से यही है कि क्या ज्ञान की परिभाषा क्या है। हम क्या ऐसा करें कि हिंदी को ज्ञान की परिभाषा में लाया जाए। तो हमें ज्ञान की परिभाषा का भी बताया जाए कि ज्ञान की परिभाषा होती क्या है। आपने जो भूमिका दी उसमें कुछ शब्द अटके हैं, मेरे दिमाग में अटके हैं। पहले मैं उनसे बात करूंगा तो शायद पूरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी कि हिंदी को कैसे देखते हैं हम और कैसे देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हिंदी को महारानी बनने और बनाने की जरूरत है। ये पूरी शब्दावली ही साम्राज्यवादी शब्दावली है, हमें एक तो इसका एहसास होना चाहिए। विश्व की सारी भाषाएं, और पहले कहा गया शायद 3000 भाषाएं दुनिया में हैं, लगभग 7000 से ज़्यादा भाषाएं मानी जाती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो विश्व में जो एक आंकड़ा है वो बदलता रहता है, लेकिन 7000 से ज़्यादा भाषाएं मानी जाती हैं। और अगर हम भाषा की प्रकृति को समझते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के ऊपर न तो रानी बन सकती है न महारानी बन सकती है, बननी नहीं चाहिए। और ये भाषाओं में जो हम क्रम बनाते हैं, महारानी, रानी, तो कोई महारानी और रानी है तो फिर कोई दासी भी होगी। तो ये जो पूरी शब्दावली और चिंतन है, पहले तो हमें इससे छोड़ना होगा।
सारी भाषाएं एक जैसी हैं, सारी भाषाएं एक जैसे सम्मान की पात्र हैं और सारी भाषाओं में ज्ञान प्राप्ति की एक जैसी संभावना है। यानी दुनिया की हर भाषा ज्ञान भाषा हो सकती है कि नहीं वो एक अलग प्रश्न है। तो हिंदी के साथ ऐसी कोई ना तो कोई योग्यता ना अयोग्यता है कि वो ज्ञान भाषा अभी नहीं है और उसको कैसे बनाया जाए। जिस भी भाषा में हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं और ज्ञान निर्माण करते हैं, वो ज्ञान भाषा है। और भाषाओं में सब में समानता होती है, तो इसलिए हमें उनमें इस शब्दावली को बिल्कुल दिमाग से ही निकाल देना चाहिए कि कोई रानी है, कोई महारानी है या कोई दासी है। ये एक साम्राज्यवादी सोच है जिसके शिकार हम 150-200 साल तक रहे हैं, तो उसका असर अभी हमारे ऊपर है। हिंदी को ज्ञान भाषा, अब भी हिंदी यहाँ जितने छात्र बैठे हैं, मैं अपनी बात कहूँ, मैं जब पढ़ता था तो मैं समझता हूँ हमारे सहयोगी जो बैठे हैं मंच पर, शायद उनके लिए भी ये बात सही हो कि जब हमने तो हिंदी माध्यम में पढ़ाई की तो हिंदी हमारी ज्ञान भाषा थी। हम हिंदी साहित्य भी पढ़ते थे, लेकिन हम हिंदी में ही गणित भी पढ़ते थे, इतिहास भी पढ़ते थे, भूगोल भी पढ़ते थे। तो हिंदी हमारे लिए सहज रूप से ज्ञान भाषा थी। और इसी चीज़ को जो हम आगे बढ़ते गए और जो हमारी एक गड़बड़ शिक्षा पद्धति रही कि आप जैसी ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ फिर माध्यम भाषा अंग्रेजी होती जाती है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों में हूँ जो अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में आए हैं। मैं मूलतः अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ और अंग्रेजी की पत्रकारिता छोड़कर हिंदी पत्रकार बना, तो मुझे दोनों भाषाओं में जीने का अनुभव है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी ज्ञान भाषा है ही, ये पहले मानिए। उसको कुछ बनाना नहीं है, अभी वो उसको उच्चतम स्तर तक ले जाना है। सर, आप ही की बात से मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। अगर उसे उच्चतम स्तर पर हमें ले जाना है तो ये जो हमारे देश में अभी तक जो साम्राज्यवादी सोच है अंग्रेजी वर्चस्व का, हम उसे हिंदी को ज्ञान भाषा बनाकर कैसे परास्त कर सकते हैं? अब जैसे ये हम एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय में विज्ञान की, इंजीनियरिंग की, प्रबंधन की, इन विषयों की पढ़ाई अगर हिंदी में होने लगेगी या किसी दूसरी स्थानीय भाषा में होने लगेगी तो वो ज्ञान भाषा बन जाएगी। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि पिछले करीब 4 वर्षों में भारत में एक नया 70 साल बाद बहुत बड़ा काम हुआ है कि तकनीकी विषयों की उच्चतम स्तर तक पढ़ाई स्थानीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शुरू हुई है। हमारे दोनों मित्रों को तो मालूम ही होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी एक दिन घोषणा कर दी, बिहार में ही की थी शायद, और उसके बाद से शिक्षा मंत्रालय सक्रिय हुआ। मैं थोड़ा उस प्रयास से जुड़ा रहा हूँ, तो आज आपको मैं बता सकता हूँ कि लगभग 20 महाविद्यालयों में, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, कुछ NITs में और एकाध IITs में भी भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के आरंभिक चरण शुरू हो चुके हैं। लगभग 200 किताबें इंजीनियरिंग की 3 धाराओं में IITs के हिसाब से तैयार हो चुकी हैं। सर, तो ये बन चुका है जी सर, किताबें तो तैयार हो रही है, लेकिन जिन शब्दावलियों को, और अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कीवर्ड्स जो है वो अंग्रेजी में ही होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भारतीय छात्र हैं जो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इस समस्या को से निजात पाने के लिए हम हिंदी का संवर्धन कैसे करें कि जो प्रारंभिक स्तर से ही बच्चे उन शब्दावलियों को समझने लगे? मैं आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैं जब गणित पढ़ रहा था तो उसमें त्रिकोणमिति हम कहते थे, उसमें ज्या, कोज्या आदि ये हिंदी के शब्द आते थे। और हमने तो, मैंने कहा, भूगोल और विज्ञान और गणित भी हिंदी माध्यम में पढ़ी, तो ये शब्द थे। अब वो हमें अजनबी लगते हैं, कुछ नए और कठिन लगते हैं। उस समय पहाड़ा भी तो मतलब अपनी सारी अंग्रेजी तो मैं अंग्रेजी को छोड़ दूँ, लेकिन पहाड़े अब भी मुझे हिंदी में ही दिमाग में करने पड़ते हैं। तो अभी जो नई इस समय के जो तरीका ढूंढा गया है, जिन लोगों ने ये किया, शिक्षा मंत्रालय और बाकी विशेषज्ञों ने,
कि ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी और भारतीय भाषा में हो रही, 11 भारतीय भाषाओं में, उसमें तकनीकी शब्दों को अभी वैसे ही रखा गया है। उनको वो हिंदी और संस्कृत की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको अभी इसमें नहीं लाया गया है, क्योंकि छात्रों के लिए वो अटपटा हो जाएगा। जब तक बिल्कुल आपका आरंभिक स्तर से आप उस भाषा में उन शब्दों के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तब तक वो शब्द आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कभी ऐसा समय आएगा तो शायद मूल हिंदी के और भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दों का भी इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन वो अपने ऊपर है। मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा यहाँ सबको कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान के सारे क्षेत्रों में, सारे विषयों में 10 लाख से अधिक पारिभाषिक शब्दों का भंडार भारत के पास मौजूद है। ये शब्द भंडार ऑनलाइन मुफ्त इंटरनेट पर उपलब्ध है ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, और हिंदी में 8 लाख से अधिक पारिभाषिक शब्द हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ज्ञान भाषा तो है, हमें बस इसके स्तर को उच्च करने में अपना प्रयास लगाना है और अधिक मेहनत हमें करनी है। हमारे साथ अभी मंच पर मौजूद हैं निदेशक महोदय आपके श्री मुकेश कुमार जी। सर, आप तो जनता की सेवा में समर्पित हैं। आप आम जनता के रूह में उनके साथ जितना आपका उनके पास सानिध्य है, उतना शायद हम उनसे उतने पास नहीं हैं। सर, ज्ञान भाषा तो हिंदी बन जाएगी या बन गई है, लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान भाषा बनने से ही हिंदी को बचाया जा सकता है? क्या यह आवश्यक नहीं है कि हिंदी को आम भाषा बनना भी उतना ही आवश्यक है? मुझे लगता है जो पहला प्रश्न था जो राहुल देव सर से पूछा गया, और जो दूसरा सवाल आपका है, मुझे लगता है दोनों सवाल की जिद एक ही है, कुछ बनाने की। और मुझे लगता है जिद से बाहर आने की ज़रूरत है जब भी हम किसी भाषा के ऊपर बातचीत करते हैं। और मैं आपको कुछ एक प्रशासनिक उदाहरण भी दूंगा कि आप जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लोगों से मिल रहे होते हैं तो फिर ये भाषा के स्तर पे क्या दिक्कतें आती रहती हैं आपको। तो जो रानी महारानी का डिबेट था, मुझे लगता है उस विवाद का बहुत अच्छा उत्तर दिया, और मैं बहुत इत्तेफाक इसी बात से रखता हूँ जो कह रहे थे राहुल देव साहब की हमें कुछ भाषा को अलग से अलंकार के साथ, उसको अलग से विशेषणों के साथ सुशोभित करने की जरूरत नहीं है। भाषा का स्वरूप नदियों जैसा रहता है, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करती हैं, वो काटती छाटती चलती हैं अपने किनारों के हिस्सों को, और अपना रास्ता ढूंढती हैं, बनाती हैं, अपना प्रवाह क्षेत्र भी विकसित करती है। और कई बार निश्चित तौर से भाषा के संदर्भ में ये बात लागू होती है कि उसकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है वो बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। मैं पटना का रहने वाला हूँ, और जब मैंने झारखंड में काम करना शुरू किया बतौर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के तौर पर, और मैंने चाईबासा में अपना प्रशिक्षण किया। आपसे बहुत, इस शहर से बहुत नज़दीक है, यहाँ का प्रमंडल भी है चाईबासा, वहाँ से मैंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। और जब मैंने घूमना शुरू किया तो लगा कि लोग हिंदी के साथ भी सहज नहीं, तो हो यहाँ की भाषा है और उसकी अपनी एक स्वीकार्यता है। और आप जितना भीतर दूर क्षेत्रों में चले जाएं, टोंटो की तरफ, जिंपानी की तरफ, उससे भी ज़्यादा नोआ मुंडी और उससे भीतर चले जाए किरुबुरु, मेघाहातुबुरु की तरफ, तो मुझे लगता है कि हिंदी और कम होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो भाषा, मुझे लगता है कि उसको लेकर ये जिद लगाए बैठे रहना कि भाषा को हम तय करेंगे। और मुझे लगता है कि कमो बेश जो मेरी खुद की असमझदारी है कि जब से आज़ादी के बाद से इस विवाद में हम लोग पड़े हैं कि हिंदी कब राजभाषा हो गई, अंग्रेज़ी के साथ साथ 15 वर्षों के बाद इसको हटा दिया जाना चाहिए था, फिर राज्यों के पुनर्गठन का विधेयक लाया गया, जो विधेयक लाया गया, उसके बाद भी ये विवाद बढ़ता रहा, बहुत विरोध हुआ अलग अलग राज्यों के भीतर, और जितनी दफ़े हमने इसको मनवाने की कोशिश करी विरोध उतना ही सशक्त आता चला गया। कई बार मैं मानता हूँ कि किसी भी भाषा का अतार्किक कठोर समर्थन भी उस भाषा का विरोध रहता है। तो उस भाषा के बढ़ने में मुझे लगता है उस भाषा का बड़प्पन सामाजिक स्वीकार्यता के साथ अगर आता चला जाए, जैसे हम सब लोग जो इन्होंने कहा कि, जैसे मैं थोड़ा सर आपसे भी डिफर करना चाहूँगा, मैं जो आपने एक बात कही कि ज्ञान की भाषा है, मैं सहमत हूँ कि ज्ञान की भाषा और किसी भी भाषा के ज्ञान की भाषा बनने में भी दिक्कत नहीं। जो कठिनाई है कि जो कठिनाई आपको देखनी पड़ती है वो व्यक्तिगत होती है, और जो प्रयास होने चाहिए वो संस्थागत होने चाहिए।
तो चूंकि संस्थागत प्रयास इसको लेकर नहीं है, जो शब्दावलियाँ हैं या शब्द भंडार बहुत बेहतर है हमारे पास, लेकिन अगर किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर खुद उसको पढ़ाने में बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं और जो सामने वाले छात्र छात्रा अगर उन्होंने जिद बांध कर उन जिया को पढ़ भी लिया, मैं खुद भी गणित के स्नातक का छात्र हूँ, उसी पटना विश्वविद्यालय से हमने किया है, बट हमारे समय तक आते आते समझता हूँ जिया गायब हो गई थी और वो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये निश्चित तौर से हम लोग को उसको बचाने की तो ज़रूरत है, लेकिन ये सायास जो प्रयास है ये जिसको कहते हैं कि सामूहिक रूप से संस्थागत तरीके से इसको आगे ले जाए जाने की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि एक एक छात्र के स्तर पे, छात्रा के स्तर पे ये लड़ाई को लड़ा जाना कि मैं ज्या को ज्या बोलकर ही आगे बढ़ूंगा, तो मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ कह रहा हूँ। मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि मैं निदेशक महोदय जी से मैं अनुरोध करूँगा जी। कि उन्होंने जो भी बताया वो उन्होंने सारगर्भित बताया, बट मेरा उनसे एक प्रश्न है कि हिंदी को महारानी बनाने की जो कोशिश जिस पर बात हो रही है वो हमने और हिंदी भाषियों ने नहीं बनाया है। ये एक सोच है साम्राज्यवादियों की, यूरोपियन की, जिसका हम पीछा करते अनुकरण करते आ रहे हैं। तो मुझे हिंदी को महारानी या फिर हिंदी भाषा को महारानी बनाने की कल्पना नहीं है। कल्पना है कि हमें उस सोच से मुक्ति दिलानी है जिसमें अंग्रेजी महारानी बनी हुई है। हमें अंग्रेजी को महारानी की गद्दी से हटाना है। क्या हिंदी हमारी माँ नहीं है? क्या कोई नहीं चाहता कि अपनी माँ को गद्दी पर बैठाए? तो जैसा मैं अपनी माँ के बारे में चाहता हूँ वैसे इस देश की भाषा भी हिंदी है और मैं चाहता हूँ और हमारे समस्त हिंदीवासी चाहते हैं कि माँ को राजगद्दी पर बैठाया जाए। क्या इस सोच में कुछ गलत है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ निदेशक महोदय। मैं आपके भावुकता की कदर करता हूँ और मैं खुद भी हिंदी का पाठक रहा हूँ, हिंदी का लाभुक भी रहा हूँ। मैं सेवा में हूँ तो उसके पीछे हिंदी एक बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे हिंदी में इतने अंक मिले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको कहते हैं कि 2 विषय हुआ करते थे उस समय में, अभी एक विषय की समाजवादी सोच के तहत कई बार हम जो हमारा अपना शासन करने की हमारी जो पद्धति है उसमें तौर तरीकों को, आदतों को, व्यवहारों को, संस्कृतियों को, भाषाओं के जरिए भी हम डिक्टेट करने की, रूल करने की, यानी शासन करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर से जब हम एक गुलाम देश के तौर पर रहे तो वो सोच उस समय रही थी, बट 1947 के बाद से आज तक हम ये कहते रहे और कई दफ़े आपको सुनकर बहुत दुखद आश्चर्य होगा और आप जानते भी होंगे इस बात से जो मैं कह रहा था, यही आरोप कई बार हिंदी के ऊपर लगती रही कि ये दक्षिण भारतीय भाषाओं के ऊपर चढ़ने की, उसको दबाने की, उसको कमज़ोर करने की साजिश है। और जितनी दफ़े हम ये कहते हैं ये नैरेटिव जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये विमर्शी अपने आप में कई बार वो हिंदी के लिए एक नकारात्मक चीज़ें पैदा करती है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ से मैंने अपना स्नातक किया है। मैं जब मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमारे केंद्र का नाम है उसका नाम अंग्रेजी में CIL है, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, और हिंदी में भारतीय भाषा केंद्र है। आपको कोई भी हिंदी का सेंटर JNU के भीतर नहीं दिखाई पड़ेगा। जब मैं गया तो मेरे भीतर भी बड़ी रुचि रहती थी कि भाई हिंदी इतनी महत्वपूर्ण भाषा है, तब भी आप इसको बाकी विषयों के साथ जोड़कर एक ही जगह अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, वहीं उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, वहीं बाकी भारतीय भाषा भी पढ़ा रहे हैं और वहीं पे आप हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये कई बार ना ये आगे निकलने की होड़ भी हमें पीछे ले जाती रहती है। आज की तारीख में अमूमन 65 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं और उनकी पहली भाषा हिंदी है, जिसको आप संपर्क भाषा कहें, कई बार जिसको आप क्रोध की भाषा कह लें, कई बार जिसको आप प्रेम की भाषा कह लें, वो हमारी हिंदी है। जब भी हम प्रेम में पड़े होते हैं तो हिंदी में बात कर रहे होते हैं, जब भी हम क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो हिंदी में बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है जो भाषा भीतर से, मन के भीतर आती है, और मैं बारंबार कह रहा हूँ कि जब तक किसी भाषा की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं बढ़ती है तब तक आप किसी भाषा के विकास और तरक्की की बातें नहीं कर सकते। और मुझे मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं प्रशासक हूँ, सरकारी मुलाजिम भी हूँ, कई बार ये सेंसर लगाने वाला एटीट्यूड हमारा होता है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये करना कि ये वाली पद्धति ठीक नहीं, इसी भाषा को आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है इस लोकतंत्र के लिए बहुत मुनासिब नहीं है। तो हिंदी ज़रूर तरक्की करे, बहुत आगे जाए, और जैसे मैंने कहा कि नदी स्वरूप है, अपनी गति से, अपनी ताकत से, शक्ति से और सामाजिक स्वीकार्यता के जरिए बहुत आगे का रास्ता तय करेगी। मैं पिछले 15 सालों से इस चर्चा में शामिल हो रहा हूँ। उससे भी पहले इनफैक्ट मैं 2006 से तो हिंदी का छात्र रहा हूँ, उसके पहले भी मैं अलग अलग जगहों पे जाता रहा हूँ, मैं छात्र जीवन में भी। तब से हम लोग इस बात का कई दफ़े रोना भी रो रहे हैं, जैसे आपने शुरुआत भी इस बात से करी जिससे मुझे पुनः आपत्ति। आपने कहा कि
हिंदी को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है। मुझे लगता है हिंदी को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों में जो ये विश्वास है हिंदी बोलने और कहने का, ये हिंदी का भविष्य हम सबके साथ खड़ा और बैठा हुआ है, यही इसका रास्ता खुद तय करेगा और हिंदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया करेगी। सर, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखती हूँ। ये सारा जो खेल है वो स्वीकार्यता का है। हमने स्वीकार कर लिया तो हिंदी ही हमारी सब कुछ है, नहीं किया तो शायद हम कहीं भी खड़े होकर अंग्रेजी बोलने में ही अपना गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को अलग एक पहचान दिलाते हैं। तो आपने ये जो कहा कि हिंदी स्वीकार्य अगर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे दिलों में वो अपने आप ही फैलती चली जाएगी, उसका संचार होता चला जाएगा। अगला प्रश्न हम श्री आलोक कुमार दुबे प्रशासक सर महोदय से पूछेंगे। मैं निर्देशक सर से अनुरोध करूंगी कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरा प्रशासक महोदय से ये सवाल है कि चूंकि बात हिंदी की हो रही है और हम हिंदी महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं उसी से संबंधित सारे प्रश्न करूंगा आपसे। आप एज ए सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी के तौर पर, क्योंकि आपको भी नौकरशाही कहा जाता है, उसके तौर पर जब आप किसी व्यापारिक घराने के साथ कोई संबंध करते हैं, कोई MOU करते हैं, तो वो आम जन के समझ में नहीं आता है। तो आम जनता को समझाने के लिए, आम जनता तक हिंदी की पहुंच बनाने के लिए सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं? जैसा कि अभी मुकेश सर ने भी सेम बात वही बोला कि जो संस्थागत अप्रोच है हमारा, जो संस्थागत तरीके से हमारी चीज़ें होनी चाहिए, धीरे धीरे वो हो रही हैं। और आपने MOU की बात करी, तो जो MOU आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो किसी एजेंसी से करते हैं, किसी कंपनी से करते हैं, तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारा जो भी बात पहले भी राहुल देव सर मेरा कहने का मतलब आम लोगों की, जो बिल्कुल आम लोग हैं, जो हिंदी भाषा में बात करते हैं उनकी, और जो नहीं भी करते हैं लेकिन हिंदी समझते हैं, उनकी समझ की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली देखिए, जो चीज़ें हम लोग एज अ सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी जो हम लोग तंत्र में काम करते हैं, उनका मेन काम ही है कि हम लोग जनता के लिए काम करें और उनके भले के लिए काम करें। बट बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, बोलचाल की भाषा और आम लोगों की समझ की भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं कर्नाटका कैडर में था, जो सर ने अभी बात बोला उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब आप कहीं जाते हैं तो लोगों से जब संपर्क स्थापित करने के लिए आपको वहाँ की भाषा आना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को थोपें। मैंने वहाँ कन्नड़ भी सीखा, मैं कन्नड़ में भी बात कर लेता हूँ। सर ने वही बात बोला कि जब आप यहाँ चयवासा में हैं तो आपको हो या और जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं उनको सीखना है। तो धीरे धीरे जो ये हिंदी को बचाने की आप मुहिम बोल रहे हैं, ये अपने आप ही हिंदी का प्रचार हो रहा है। और मैं साउथ में भी मैंने देखा, लोग हिंदी बहुत ही सहजता से बोलते हैं। अभी उनमें वो एवर्जन नहीं है, वो कठिनाई नहीं है कि हम साउथ में हैं, हम दक्षिण भारत में, तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे। हिंदी हजारों वर्ष पुरानी है और ये अपना रास्ता खुद बना रही है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी यहाँ भी बोला गया कि पूरे विश्व की तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इसमें हम लोगों को बहुत परेशान होने की बात नहीं है कि अगर हम लोग ये इंग्लिश में कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, उससे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारा मेन मकसद यही होता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ सरकारी ऑफिसर कि एटलीस्ट हम लोग जो काम करें जनता की भलाई के लिए। धन्यवाद प्रशासक महोदय। लेकिन आपके उत्तर का प्रति उत्तर श्री वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी कुछ देना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। मुझे आलोक जी की बात को कोई प्रत्युत्तर नहीं देना था, मुझे तो दरअसल कहना था, आपके सवाल पर ही एक कुछ विचार आया था। जी सर जी। आपने जो उनसे सवाल पूछा, आम भाषा आम लोगों की समझ में नहीं आता, तो एक चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या हो या मुंडारी हो या संथाली हो। जी सर। ज्ञान भाषा एक होती है और जन भाषा दूसरी होती है। एक ही भाषा के दो और कई स्वरूप होते हैं। इसको अंग्रेजी में जॉनर कहते हैं या रजिस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे, मैं समझता हूँ, शिक्षक बैठे हैं। यहाँ भी अलग अलग, आप शायद विज्ञान के विद्यार्थी हों या आप गणित के हो सकते हैं, आप मानविकी के हो सकते हैं, मैं मानविकी कर रहा हूँ, अलग अलग। यहाँ इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे। तो इंजीनियरिंग, कानून, MOUs वगैरह जो होते हैं, यानी जो व्यापार की अंग्रेज़ी है, ये सारी इनकी लिपि एक है। अंग्रेज़ी में ही ये तीनों में ज़्यादातर काम होता है।
लेकिन अगर आप एक इंजीनियर को जिसने अंग्रेज़ी में ही जो सारी इंजीनियरिंग करता है, उसको आप एक कानूनी दस्तावेज दे दें और उससे कहें कि ये समझा दें, तो वो नहीं समझा पाएगा। समझा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं। एक भौतिक विज्ञानी को, एक साहित्य का, एक दिनकर जी का एक उनकी कविता दे दी जाए कि इसकी व्याख्या कर दीजिए, क्या वो कर पाएगा? जी नहीं सर। तो जबकि दोनों की भाषा एक ही होगी, तो हमें ये समझना चाहिए कि जन भाषा और ज्ञान भाषा, या जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ये दोनों एक ही भाषा के दो अलग अलग रूप होते हैं। जन भाषा कभी भी प्रशासन और ज्ञान के उच्चतर क्षेत्रों की भाषा नहीं हो सकती, अंग्रेजी में भी नहीं। तो आप अंग्रेजी में, इंग्लैंड में ही पैदा हुए किसी एक अंग्रेज़ को अगर वहाँ के बजट का एक पन्ना दे दें, वो मान लीजिए कि वो इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, उसको आप कहें कि अपना बजट समझा दीजिए या अंग्रेजी में लिखे हुए न्यूक्लियर साइंस का एक पर्चा समझा दीजिए, वो नहीं समझा पाए। तो ये ज्ञान क्षेत्र अलग हैं, इसलिए उनकी पारिभाषिक शब्दावली अलग है, ये हमें समझना चाहिए। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी में और अपनी सारी भारतीय भाषाओं में उन शब्दावलियों को और उन विचारों, उन प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, उनको हम लेके आए जिनका इस्तेमाल करने के लिए अभी हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में काम ये अभी नहीं हुआ। हिंदी में वो MOU लिखे जा सकते हैं, उच्चतर स्तर के व्यापारिक समझौते लिखे जा सकते हैं। जब हिंदी में संविधान लिखा जा सकता है जी सर, तो दुनिया की कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है। तो हिंदी में वो क्षमता है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हिंदी में ही नहीं, हर भाषा में वो संभावना के रूप में क्षमता है। प्रश्न ये है कि हर भाषा की उस संभावना का विस्तार और विकास हम कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा नर्मदेश जी, कि हम अभी हिंदी की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भारत के सबसे ज़्यादा बहुभाषी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में बैठे हैं, जहाँ पर हिंदी अकेली भाषा नहीं है। यहाँ पर कम से कम 10-12 भाषाएं हैं, और मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अब अभी 2-3 की चर्चा भी हुई, और मैं देख रहा था कितनी सारी बोलियाँ हैं यहाँ पे, कितनी भाषाएँ हैं जी। ये हर एक भाषा अपनी संभावना में उतनी ही शक्तिशाली है जितनी हिंदी और जितनी अंग्रेजी। ज़रूरत इस बात की है कि हर भाषा को अपने उच्चतम विकास का अवसर मिले और उसको वो माहौल दिया जाए। ये काम प्रशासन का जी सर, ये काम शासन और नेतृत्व का है। वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। तो मेरी झारखंड में हिंदी और हिंदी वालों से ये अपेक्षा होगी कि वो केवल हिंदी की चिंता ना करें, वो हो की भी उतनी ही चिंता करें, वो संथाली की भी उतनी ही चिंता करें, वो मुंडारी की भी उतनी ही चिंता करें। तब हिंदी की वो भूमिका होगी। अन्यथा जैसा मुकेश जी ने कहा कि हिंदी भी इन भाषाओं के साथ वही कर रही होगी जो हिंदी के साथ अंग्रेजी ने किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सारी भाषाएं एक साथ बढ़ें, एक साथ बचें, ये समझना ये सबसे अति आवश्यक है। धन्यवाद राहुल देव सर। आप ही के जो आपके उत्तर है उन्हीं में से एक वाक्य को निकालते हुए मैं अपने निदेशक और प्रशासक जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं। किए जा रहे हैं। आप भी इससे अवगत हैं। सरकारी स्तर पे सभी सरकारी कार्यालयों के लिए एक अपेक्षा है इनफैक्ट सभी सरकारी कार्यालयों से कि आपको अधिकाधिक कार्य जो है हिंदी भाषा में उसको आपको निष्पादित करने हैं। जो संचिकाएं हैं उसको निष्पादन का कार्य, उसका जो टिप्पणियां हम लोग लिखते हैं उसके प्रारूप और टिप्पणी कहते हैं लोग जिसको, उसको भी आपको हिंदी में लिखना है ताकि जो संप्रेषणीयता है वो बनी। बात और आपको कहूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ और जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी खाई है। जी जी मैं खुद अभी आपको, मैं वित्त विभाग के साथ काम कर रहा हूँ और अंग्रेजी और मेरा इशारा भी उसी तरफ है सर। मेरी खुद की आदत नहीं है खुद को कहने की कि मैं निदेशक अंकेक्षण हूँ। तो बहुत ईमानदार होते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ कि अमूमन कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ मैं डायरेक्टर ऑडिट हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के साथ काम कर रहा हूँ, बजाय कि ये कहने की कि मैं निदेशक अंकेक्षण हूँ। तो जो सरकारी प्रावधान है या जो सरकारी अपेक्षाएं हैं, मैं अनुच्छेद 351 और 343 की बड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं पुनः यही कह रहा हूँ कि
जब राजभाषा बनाई गई और कई राज्यों ने, जिसमें झारखंड भी एक है, जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी को रखा गया, लेकिन कई दफ़े हमारे सचिव जो हैं वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि बहुत कंफर्टेबल है कि भाई अंग्रेज़ी में नोटशीट रहती तो उसको पढ़ा जाना ज़्यादा आसान था। और कई बार होता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना है तो कई बार वो, चूँकि ये हिंदी प्रदेश है या अलग अलग यहाँ पे जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं, तो पुनः वो कई बार ये होता है कि नहीं, ये वाली जो टिप्पणी है चूँकि फलाने मंत्री जी को जानी है या माननीय मुख्यमंत्री जी को जानी है और उनको इसमें इस विषय में, उस भाषा में ज़्यादा बेहतर है, तो आपको उसको हिंदी में लिख के देना है। मैं अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के ऊपर एक बार मुझे भाषण देना था, 6 कलेक्टर्स को भाषण देना था और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने देना था और पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री और कई सारे ऑफिसर्स बैठे थे। तो जो स्क्रीनिंग की गई है हमारे खुद के भाषण की, मैं भी उसमें से एक था, मैं दुमका में कलेक्टर हुआ करता था उस समय में, और भारतवर्ष के 115 सचिव, 115 प्रभारी सचिव जो भारत सरकार के पदाधिकारी थे, आधी कैबिनेट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे। तो कई बार आकर जो टीम थी जो असिस्ट कर रही थी वो कह रही थी कि ये आपको सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से अंग्रेजी के शब्द नहीं के बराबर है, सो संवाद जो है वो बना रहे। अब आप देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऊपर का बैठा व्यक्ति अगर ये तय कर देता है कि हमें ये सारी चीज़ें हिंदी में चाहिए, तो पूरी मशीनरी, पूरा महकमा उसमें लग जाता है। एक राजकीय शासकीय आदेश एक तरफ है और दूसरी तरफ जो विभागाध्यक्ष हैं, जो विभागीय सचिव हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन सब के की सोच के ऊपर भी चीज़ें तय होती हैं। और मैं जानता हूँ उस दिन एक आध मेरे ऐसे साथी भी थे, 6 कलेक्टर में एक कलेक्टर मेरे ही बैचमेट हैं, उनको थोड़ी उनकी हिंदी थोड़ी तंग है, उनको बड़ी कठिनाई हो रही थी बोलने में, फिर भी उन्होंने बहुत तैयारी करी और उन्होंने हिंदी में अपना पूरा भाषण दिया। सो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर के आलोक में कि हमारे यहाँ भी ये है कि जो कहा जा रहा है और जो लिखा जा रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। मैं बिना नाम लेते हुए, मैंने देखा कि न्यायालय में एक वकील और एक न्यायाधीश के बीच में जिरह हो रही कि नहीं, आपको अंग्रेज़ी में ही बोलना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकता, मुझे हिंदी ही केवल आती है, और वो जिरह हो रही है। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, आप स्वतंत्र जज हैं, इनफैक्ट न्याय करने वाले लोग हैं, आप तय करिए। बट मुझे लगता है कि कई बार भाषा की सहजता, जो मैंने इसलिए पहले कहा था, मैं इसलिए पुनः कह रहा हूँ कि जिसको डिस्क्लेमर कहते हैं कई बार हम फिल्मों के शुरू होने के पहले, मैंने इसलिए कहा था कि जो संस्थागत प्रयास है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बचाए कि हमारे आपके भावनात्मक चीज़ों से लैस होकर कोई तर्क गढ़ा जाए। और सरकार अभी इस मामले में जो कह रही है, उस मामले में हम सब लोग, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मैं खुद भी उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, हिंदी को उस हद तक आगे बढ़ाने के लिए। शायद हम लोग भी थोड़े कमतर है, कई बार हमें भी जज किया जाता है कि इसकी हिंदी अंग्रेजी कहीं बहुत कमज़ोर तो नहीं है। मैं राहुल देव साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, इसमें ये कह रहे हैं कि मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ और मेरे कपड़ों के ऊपर, वेशभूषा के ऊपर एयर होस्टेस ने आकर मुझसे बिना पूछे हुए हिंदी में, इमरजेंसी एग्जिट वाली रूम में आप बैठे हैं, और इनसे जब पूछा गया तो उनको हिंदी में ही समझाया गया। उन्होंने मान लिया एयर होस्टेस ने कि केवल इनको हिंदी आती होगी, क्योंकि कुर्ता पजामाधारी एक व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पर। ये मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था। तो कई बार जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ प्राइड, जिसको गौरव का विषय कहते हैं, वो संभवतः वो गौरव का अनुभव भी इस भाषा के साथ जाती रह गई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पे, और खासकर जो मैं फिर कह रहा हूँ सायास, जिसको कह रहा हूँ इंटेंशनली, मैं कह रहा हूँ सायास कह रहा हूँ इंटेंशनली, मैं कहीं कहीं अंग्रेजी भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं बोल भी ज़्यादा, मैं भी कंफर्टेबल हो जाता हूँ और आपके लिए भी शायद बात पहुँचा सकूँ। तो अगर हम सब लोग जो खासकर बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं, बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, अगर उनमें ये गौरव का भाव है कि जो मेरी भाषा है, जो भी मेरी मातृभाषा है, इसमें मुझे गौरव है और मुझे कोई संकोच नहीं है। और यकीन मानिए हम में से कई लोग जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे रहते हैं, जो भी जहाँ से यात्रा करते होंगे, अगर वो 6-6-12, 3-3-6 और 2-12, 2 रो रहती है अमूमन 13-14-14-15 वाली सीट पे, उसमें से मैं हर बार देखता हूँ, मैं भी नोटिस करता रहता हूँ सर, जब भी गुजरता हूँ। कई लोगों को मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि इनको अंग्रेजी के एक शब्द पल्ले नहीं पड़े। एक तो अंग्रेजी आनी और वो एयर होस्टेस महोदया के द्वारा कही गई अंग्रेजी आनी, दोनों में और भी फर्क है। और उसमें अमूमन लोगों के पल्ले नहीं पड़ी होती है बात, फिर भी हम सब इतने कॉन्शियस हैं कि कोई ये नहीं सोच ले जहाज के ऊपर सफ़र करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती। तो गौरव का बोध जिस दिन से हम सब खासकर बड़ी पोजीशन पे, बड़े पत्रकारों को, बड़े पदाधिकारियों को, बड़े मंत्रीगणों को, बड़े व्यवसायियों को अंग्रेजी की जगह हिंदी में बोलने पे गौरव का अनुभव होने लग जाएगा, मुझे लगता है कि इन सारे विमर्शों की दरकार नहीं बचेगी। एक मैं
मुकेश जी की बात को जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने जिस घटना का उल्लेख किया वो मैं जहाज़ों में एक बदमाशी हर बार करता हूँ, जब भी मौका मिलता है, मौका ढूंढता रहता हूँ कि ये जो हमारी वायु कन्याएँ होती हैं उनका अभ्यास तो अंग्रेज़ी बोलने का ही होता है, और मैं ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहनता हूँ, बाकी कम पहनता हूँ, मेरा सबसे प्रिय। तो होता इसका उल्टा है, वो घटना जो थी ना इसकी उल्टी थी। तो मैं वो जब आती हैं और बीच की 12-13 वाली खिड़कियों पर मैं होता हूँ, तो वो आती हैं और अंग्रेज़ी में निर्देश देना शुरू कर देती है या कर देते हैं लोग। तो मैं उनको वहीं टोकता हूँ कि भाई मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं बताता हूँ, तो आप हिंदी में बता सकते हैं क्या? और वो बहुत अच्छी हिंदी में समझाते हैं, क्योंकि सबका अभ्यास सबको कराया गया है, सबको प्रशिक्षित किया जाता है। हम भाषा वालों के साथ दिक्कत ये है, अब मैं कह सकता हूँ आपको कि मैं उनको अंग्रेज़ी भी पढ़ा सकता हूँ, इतनी अंग्रेज़ी मुझे आती है। जी सर। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मुझे हिंदी में बताइए। मैं ये सारे भाषा वालों से कहना चाहता हूँ, अपनी भाषा में अपनी भाषा की मांग कीजिए। हम मांग नहीं करते, कहिए कि मुझे हिंदी में बात करनी है। जी सर, बिल्कुल। हम अंग्रेजी सुनते हैं, नहीं समझ में आती तो भी हम चुप रहते हैं। संकोच एक मन में एक ऐसा है कि हम बोल नहीं पाते। ये संकोच तोड़ने की ज़रूरत है। ये तब होगा जब हमारा एक व्यक्ति के रूप में अपनी आत्मविश्वास होगा और अपने आप पर, और एक हमारा आत्मबोध जिसे कहते हैं वो मजबूत होगा। हमारी अपनी भाषा वो मेरी भाषा है और इतना पर्याप्त है उसके लिए। उसको ना महारानी होने की ज़रूरत है, ना कुछ और होने की ज़रूरत है। वो मेरी भाषा है और वो देश की भाषा है, राजभाषा है और जनभाषा है। जी। इतना पर्याप्त है उसकी मांग करने की। सर, मेरा प्रारंभिक इशारा भी आप ही के बातों से है, करने लगते हैं। हम उसी की ओर इशारा कर रहे थे कि हम उस चीज़ को कैसे, उस झिझक को दूर करें। एक तो मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा कि अभी जो, देखिए मैं आपकी तरह भावुक नहीं हूँ, मैं यथार्थवादी हूँ। तो 80% अंग्रेज़ी में भाषा के बारे में पढ़ने से बनी है। जी। क्योंकि हिंदी में दुर्भाग्य से अभी जो उच्चतर भाषा विमर्श है वो भी नहीं है, बहुत कम है। तो और सौभाग्य से अंग्रेज़ी ठीक ठाक है, टूटी फूटी बोल लेता हूँ, पहले लिख भी लेता हूँ। तो मैं सबसे कहता हूँ कि हम हर भारतीय को इस समय आज के भारत में अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए। जी सर। मैं विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि अंग्रेज़ी को घोट जाओ, जैसे मैंने घोटी है, आपने भी शायद घोटी होगी। हम लोग कोई जन्म से अंग्रेज़ी के माहौल में बड़े हुए लोग नहीं हैं। हम हिंदी या भाषा के माहौल में हमें घुटवाया भी गया है कई बार, हमें करवाया गया, हमने घोटी है। और घोट के तो एक बात, कुछ सूत्र बता देता हूँ। हर व्यक्ति, हर मनुष्य प्रकृति से बहुभाषी है। हर दुनिया का हर व्यक्ति जिस उम्र में जो भाषा सीखना चाहे सीख सकता है। तो अगर हम हो बोलते हैं या मुंडारी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसी भाषा में रहेंगे। हम दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं। अंग्रेज़ी सीखना भारतीयों के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उससे हमारा परिचय 200 साल का हो गया है। बिल्कुल सर। फ्रेंच में दिक्कत होगी। जी। तो सारे विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी अंग्रेज़ी सीखो, साधो, घोटो, लेकिन अपनी ज़मीन हिंदी की रखो, अपनी ज़मीन अपनी मातृभाषा की रखो। एक बात और, दूसरा सूत्र, हम में से कई लोग कहते हैं, संचालक महोदय भी कहते हैं, हिंदी भारत की मातृभाषा नहीं है। जी। हिंदी सिर्फ हिंदी के कुछ लोगों की मातृभाषा है, मेरे जैसे कुछ लोगों की। अगर मैं गांव में पैदा होता तो मेरी मातृभाषा अवधी होती। जी बिल्कुल। शायद भोजपुरी होती, मगही होती, अंगिका होती, संथाली होती। वो है हमारी मातृभाषा। हिंदी हमारी प्रथम भाषा है। जी। तो ये भाषा का जो वर्गीकरण होता है, मातृभाषा एक चीज़ है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा दूसरी चीज़ है, जनभाषा तीसरी चीज़ है, राष्ट्रभाषा राजभाषा ये चौथी चीज़ है, ज्ञान भाषा और अतिरिक्त है। तो ये वर्गीकरण हमारे दिमाग को स्पष्ट होना चाहिए। एक ही उसमें सब लपेट लेंगे हम तो थोड़ा उसमें भ्रम हो जाए। जी बिल्कुल। सर, हमारे जीवन में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ट्रेन,
रेफ्रिजरेटर, इन सब की जो उत्पत्ति है वो विदेशों की है, ये दक्षिण की देन है हमें, और हमने इसे जस का तस अपना लिया है। वैसे ही कुछ शब्दों का इजाद हमारे भारत में हुआ, जैसे योग, आयुर्वेद, और ये पूरे विश्व में उसी प्रकार से अपना ली गई है। इसी शब्द को इसी प्रकार से लोग बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि यदि हमारे देश में जो शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो नित्य नए प्रौद्योगिकी को यदि हम अपनी राजभाषा में ही संचालित करें, तो क्या इस कदम से हिंदी के विकास को और अधिक गति प्राप्त हो सकती है? ये जरा जटिल सवाल है। आवाज आप ठीक आ रही है पीछे? मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक। अच्छा, धन्यवाद। देखिए, भाषा में पहली बात ये कि हर जीवंत भाषा दूसरी भाषाओं से आदान प्रदान करती है। कोई भी भाषा जीवंत और बड़ी भाषा नहीं बन सकती अगर वो केवल अपने में ही रहती। तो शब्दों का आदान प्रदान ये एक जीवंत भाषा और बढ़ती हुई भाषा का लक्षण है। दूसरी बात कि हर भाषा में दूसरी भाषाओं से शब्द लेने के 2-3 तरीके हैं। एक है कि शब्द को ज्यों का त्यों अपना लेना, जैसे हमने ट्रक, कार, बस, इसको अपना लिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार हम दूसरी भाषा से शब्दों को लेकर अपनी भाषा के अनुकूल बना लेते हैं, उसको अनुकूलन कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे पैंटलून को हमने पतलून बना लिया, लैंटर्न को हमने लालटेन बना लिया। ठीक है। और भी इस तरह के शब्द हैं। और बिहार में जो एक मजाक चलता था कि नर्वस को हमने नरभसा लिया था, वो भी कर लिया, वो भी एक रोचक अनुकूलन है। तीसरा ये है कि उसके लिए अपनी भाषा में शब्द गढ़ लेना। ये तीसरा, ये अलग अलग विकल्प हैं। कोई भी चीज़ का एक ही विकल्प हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जहाँ पर हम शब्द गढ़ सकते हो अपनी भाषा में, वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो ऐसा हो जो प्रचलित हो। प्रचलित शब्द कैसे होता है? अभ्यास से। भाषा के जिंदा रहने की एक ही शर्त है, वो लोग को बोली जाए। जो शब्द हमारे अभ्यास से और व्यवहार से निकल गया, वो हमारे लिए मर जाता है, मर जाता है। भाषा की मृत्यु एक गंभीर विषय है जिस पर चिंतन और बहुत लेखन हुआ है, बहुत विमर्श है। तो अभी मैं क्षमा करेंगे मुकेश जी भी और नवोदेश जी भी, आप दोनों एक काम कर रहे हैं, मैं टोकना चाहता हूँ जी। आपको शायद इसका अंदाज नहीं है, लेकिन आप एहसास नहीं होगा, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आप बट बोल रहे हैं। किंतु या लेकिन या पर की जगह आपके मुंह से बट निकल रहा है। बट तो हिंदी का शब्द नहीं है, ये कोई पारिभाषिक शब्द भी नहीं है जी। हम सब लोग जो यहाँ पर जो बैठे हैं, हम लोगों से अगर सहज ही पूछा जाए, मंच पे ना बैठे हो, भाषण ना दे रहे हो हिंदी पर, तो हम कहेंगे कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे फादर वहाँ काम करते हैं, मदर घर पे रहती हैं, एल्डर ब्रदर की डॉटर की शादी होने वाली, ऐसा बोलते हैं ना? बिल्कुल सही सर। जो भी हम लोग ये बोलते हैं, हम ये हिंदी के हत्यारे हो रहे हैं इस समय। ये हिंदी की हत्या है। हमें बस को बस कहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर को भी कंप्यूटर कह लें, हम संगणक ना कहें, लेकिन अगर हम पिता को फादर कह रहे हैं, माँ को मदर कह रहे हैं, तो ये हम अपनी भाषा से गद्दारी कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हम सचेत भाषा का व्यवहार करेंगे जब, तब भाषा बचेगी। हम अचेत व्यवहार करते हैं। और एक बात और कह दूं कि भाषा और हिंदी को बचाना, हिंदी को संकट है कि नहीं, पहले इस पर बात कर लें जो आप बचाने की बात की। अभी स्थिति यह है मुकेश जी कि आपके, हमारे, हम सब के बच्चे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कितनों के बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं? कोई नहीं ना? यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, हो सकता है इन्होंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की हो, लेकिन इनके जब बच्चे होंगे, क्या वो हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे? नहीं। तो जो बच्चे, ठीक है ना बेटा, तो जब तुम लोगों के बच्चे होंगे तो वो भी अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर आदमी अंग्रेजी माध्यम चाहता है अभी।
तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी तुम्हारे बच्चों की पीढ़ी जब तक आएगी, यानी आज से दूसरी पीढ़ी, वो पूरी की पूरी पीढ़ी, मैं आप दोनों का भी इस पर थोड़ा ध्यान चाहूँगा, सोचिएगा, सब सोचिए इस पर, वो सारी नर्सरी से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हुए बड़ी होगी। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी हिंदी कहाँ होगी? हिंदी बचेगी या नहीं बचेगी? मुझे तो नहीं लगता बचेगी। ये है हिंदी का संकट, उस हिंदी का जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। जी सर। तो इस संकट को अगर हम नहीं पहचानेंगे, अभी हमारे लिए हिंदी में ही बोलना सहज है, हमें हिंदी में कोई समस्या नहीं होती। हमारे बच्चों को थोड़ा अटकना शुरू हो गया है, क्योंकि हम भी अटकने लग गए हैं हिंदी में। सर मेरी बेटी अगर बहुत ज़्यादा हिंदी बोलूँ तो कहती है कि क्या हो गया है तुमको, इतना हिंदी क्यों बोल रही हो? हाँ। और कहीं ना कहीं सर हम भी इस बात को, हम माता पिता के रूप में अगर देखें तो हम कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना विकास की एक गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे, इस बात को गारंटी देता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। और यही भाव्या जी, यहीं पर मैं लाना चाहता था सर, ये हिंदी का संकट है, और ये ऐसा संकट है जो तय करेगा कि हिंदी बचेगी या नहीं बचेगी। यानी 80 करोड़ की भाषा, संसार की तीसरी सबसे बड़ी भाषा, वो एक प्राणांतक संकट है। तो जब हिंदी के सामने ये संकट है तो हो और मुंडारी और जो भारत की कई 100-300 के आसपास जनजातीय भाषाएं हैं, उनका क्या होगा? जी सर। हर 15 दिन में दुनिया में एक भाषा मर रही है। ये भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है, वो आप दोनों ने देखी होगी, उसमें भारत सरकार ये मान रही है पिछले 50 साल में 200 भारतीय भाषाएं लुप्त हो चुकी है। जी सर। उसी दस्तावेज में ये भी है कि यूनेस्को के अनुसार 193 या 197 भारतीय भाषाएं लुप्त होने की कगार पर है। जी। यानी 75 साल में लगभग 400 भाषाओं का नुकसान भारत को होने वाला है। तो हमें कई बार लगता है कि हिंदी इतनी बड़ी है कि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे सामने हिंदी का भविष्य भी मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया जी कि 2 पीढ़ी की ही भाषा है हिंदी शायद, अगर हमने आज हम सब ने अपना व्यवहार नहीं बदला। और अभी जो हमारे दोनों मित्रों ने बात कही कि सांस्थानिक प्रयासों की बात, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं एक अधिकार की स्थिति में होते हैं। जी। आप तो अधिकारी हैं, तो यानी एक पूरे विभाग पर आपका अधिकार है। आपका व्यवहार, आपके जो मातहत हैं वो आप उसकी नकल करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे। आपकी भाषा भी आपके मातहतों, आपके जो अधीन काम कर रहे हैं, उनको आपकी भाषा भी प्रभावित करती है। वो अवचेतन रूप से हम सब, जो हमसे बड़ा है, हम उसकी नकल करते हैं। कपड़ों में करते हैं, व्यवहार में करते हैं, खान पान में करते हैं, तौर तरीकों में करते हैं, जीवन शैली में करते हैं, तो भाषा में भी करते हैं। धन्यवाद। तो जो भी बड़ा है, राहुल सर, कि हमारे पास समय सीमा है, तो मेरा अगला सवाल प्रशासक महोदय से है। चूँकि निदेशक महोदय ने जो मुझसे पहले जो कुछ बताया था, मैं समझ सकता हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ, सत्ता की गलियारों को मैंने देखा है, मैं उनकी मजबूरियाँ समझ सकता हूँ, और उसी दायरे में उन्होंने बात भी की है। मेरा अगला सवाल प्रशासक महोदय से है कि जमशेदपुर की मैं बात करूं तो जमशेदपुर के आसपास कई ऐसे इलाके हैं जैसे घाटशिला, डुमरिया और भी बहुत ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां सरकारी योजनाएं जाती तो है, लोग लेते भी हैं, लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन भाषा के रूप में सरकार के जो कम्युनिकेशन है, सरकार का जो संचार है, वो नहीं समझ पाते। प्रशासक महोदय से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई सरकार की योजना है, प्रशासन की योजना है कि उन लोगों तक वो लोग लाभान्वित भी हों और हिंदी भाषा उन तक पहुंचे? जैसा कि आप ने जो बोला, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, जो सरकार की जो भी योजनाएं आप देखेंगे, सारा हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, योजनाओं का जो प्रारूप है वो हिंदी में तैयार किया जाता है, लोगों को बताया भी हिंदी में जाता है। और जो हमारे कुछ कर्मचारी हैं जो हमारे ऑफिस में रहते हैं, जिनको हम लोगों को लगता है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां उनको दूसरी भाषा में बोल के समझाना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ऑफिसर्स को भी
ऐसे क्षेत्रों में भेजते हैं जो हो जानते हों या जो मुंडारी जानते हों, जिससे क्या होता है आप उन लोगों से आप बात कर पाएंगे, उन लोगों को समझा पाएंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनको कैसे लाभान्वित कर सकती हैं। और आप अगर डेटा उठा के देखेंगे आप तो ये आप ज़रूर देखेंगे कि अभी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सब सरकार का मकसद यही रहता है कि लोगों को उन योजनाओं का मकसद समझ में आए, उन योजनाओं से किसी आम आदमी को क्या लाभ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर योजना हर किसी के लिए है। कोई एक योजना हो सकती है जो हमारे लोगों के लिए होगा, आवास के लिए होगा, किसी के लिए कुछ और योजना होगी। तो वो जो एक्चुअल लोग हैं जो उस योजना का लाभ ले सकते हैं, उनको हम लोग अलग अलग चाहे हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, उस कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर दूसरे लैंग्वेज में प्रचार करना हो तो वो भी हम लोग करते हैं। तो ये बोलना उचित मेरे हिसाब से नहीं होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग बहुत ऐसे दूर दराज एरिया में नहीं पहुंच। प्रशासक महोदय, मैं थोड़ा सा आपको मैं अपना सवाल दोहराना चाहूँगा। सवाल ये है कि चूंकि हिंदी महोत्सव है और मैं हिंदी प्रेमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रशासन की योजनाएं हैं वो भले दूसरे भाषा के बोलने वाले लोग हों, लेकिन क्या सरकार की ऐसी योजना है राजभाषा को बढ़ाने के लिए, उन लोगों तक भाषा की पहुँच बनाने के लिए? हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोगों का अभी नियम निकलते हैं योजनाओं की, और जो सारे क्या कहते हैं उसके प्रारूप निकलते हैं, सब हिंदी में हैं। और जैसा सर ने भी अभी बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हिंदी में ही योजनाओं का प्रचार प्रसार हो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें पहुँचे जी। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार इसमें नहीं प्रयास कर रही है। सरकार इनफैक्ट बहुत ही प्रयासरत है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभुक हैं, जो सच में उसकी आहता रखते हैं, उन तक योजनाएं पहुँचे। धन्यवाद प्रशासक महोदय। अब अगला सवाल वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी से हमारी सहयोगी भाविया जी करेंगे। सर, जैसा कि आपके इंटरव्यूज़ में पढ़ रही थी और जो आपसे बातचीत हुई, तो आपने कहा कि ज्ञान भाषा बनानी नहीं है, बनी हुई है, उसका स्तर हमें बढ़ाना है। तो सर, ज्ञान भाषा तो बनी हुई है, लेकिन क्या ये आवश्यक नहीं लगता है हमें कि इसको और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए इसे रोजगार की भाषा भी बनाई जाए? जैसे हमारे कई क्षेत्र हैं, MBA है या टेक्निकल भी है, तो उनमें हमें कितना और क्या प्रयास हमारा होना चाहिए कि हिंदी को रोजगार भाषा के रूप में भी हम स्थापित कर सकें? देखिए, इसमें एक तो स्तर है सरकारी प्रयासों का, जो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एक बहुत बड़ी शुरुआत मैंने पहले बताई हुई है। पहली बार भारत सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी विषयों की पढ़ाई सभी भारतीय भाषाओं में होगी। उसकी शुरुआत इंजीनियरिंग से, अभियांत्रिकी से हो चुकी है। कानून में तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य शिक्षा, उसमें मेडिकल कॉलेजों से बात चल रही है, वहाँ पर भी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, हो रही हैं। और अगला जो एक चरण होगा उसमें प्रबंधन की शिक्षा भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो। इसका मतलब क्या है कि किताबें होनी चाहिए, पहली बात तो पाठ्यपुस्तकें चाहिए, शिक्षक चाहिए। तो ये विकल्प छात्रों को उपलब्ध हो और तब उनको ये छोड़ दिया जाए जो अभी तय नीति है कि वो चाहे तो अंग्रेजी माध्यम जो चल रहा है उसको लें, या अगर उनको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती तो वो अपनी भारतीय भाषा माध्यम से भी उच्चतम स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये नीति है और यही रास्ता है। ये कामयाब तब होगा जब हम चलना शुरू करेंगे इसमें। अभी एक शिक्षकों का काम और विश्वविद्यालय जैसे चलाने वाले और मैं कहूँगा प्रशासकों का काम भी एक उनका कर्तव्य ये है कि वो छात्रों के दिमाग से इस भ्रम को दूर करें कि केवल अंग्रेजी से ही करियर बनता है, रोजगार बनता है। रोजगार, करियर, जीवन बनता है अपने नवाचार से, अपनी बुद्धि से, कौशल से, परिश्रम से। और ज्ञान का क्या है? ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, माध्यम भाषा होती है।
तो हिंदी जिस दिन ज्ञान के सभी क्षेत्रों में हिंदी और ये सारी भाषाएं समझ का माध्यम बन जाएंगी, उस दिन उनमें ज्ञान निर्माण भी होने लगेगा। और जहाँ ज्ञान है, जिस मस्तिष्क में, जिस बच्चे के दिमाग में ज्ञान, उसके पास समझ है, वो अपना रोजगार, अपना जीवन बना लेगा। तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है कि हम छात्रों को, हम चिंतनशील, आत्मविश्वास से युक्त मौलिक चिंतन वाले छात्रों को पैदा कर सकते हैं कि नहीं। वो जिस भी भाषा के माध्यम से होते हों, वो माध्यम रोजगार का माध्यम, वो भाषा रोजगार की भाषा। ये समझ रहे हैं? अब इस समीकरण को उलटना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक विज्ञापन छपने लगे कि हिंदी माध्यम में शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए ये नौकरियां हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। और जब तक जरूरत हो, हमारे छात्रों को हिंदी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, या दूसरी कोई तीसरी भाषा की जरूरत पड़ी तो वो भी आनी चाहिए। बातें जितनी होगी, मंथन जितना होगा, उतना ही गहरा होता चला जाएगा। इस मंथन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे तीसरे स्तंभ के रूप में हमारे जो छात्र और हमारे जो शिक्षक वृंद इस परिसर में अभी हमारे सामने उपस्थित हैं, दर्शक दीर्घा में, निश्चय ही उनके मन में कई उत्सुकताएं होंगी जिनका वो उत्तर चाहते होंगे हमारे इतने गणमान्य अतिथियों से जो यहाँ पर हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगी कि अगर दर्शक दीर्घा में बैठे कोई भी छात्र या शिक्षक वृंद किसी भी विश्वविद्यालय से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राहुल देव सर से कि सर, हिंदी पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने बचपन से सुनी है, आज भी हो रही है, लेकिन हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा कब पाएगी सर? ये हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल है, मैं उनका केवल एक माध्यम हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आधा प्रतिशत शायद, या 10.1%, लेकिन यही तरीका है और वो हम सब के लिए सहज उपलब्ध है, आपके लिए भी। ठीक है। कल जब हम इस सत्र की तैयारी कर रहे थे तो सर ये भी हमने आपस में बातचीत की कि यदि भाषा को हम अपने कौतूहल का, अपनी जिज्ञासा का विषय बना लें तो कहीं ना कहीं ये निकटता बहुत बढ़ जाएगी भाषा से। हमारा अपने आप ही एक, अभी जैसे हमको हर शब्द के लिए गूगल करना पड़ता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अगर यही जिज्ञासा बन जाए, हमें गूगल कम देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बचपन से सुना था, आपने भी सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। सने सने हिंदी के प्रति हमारा जो प्यार है, लगाव है, हमारी जो जिज्ञासा है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले काल में शायद हमें ये विषय खो देंगे हम चर्चा के लिए। ये विषय ही नहीं रहेगा, क्योंकि तब हिंदी को किसी को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदी हमारे हृदय में होगी, हृदय में हिंदी। मैं चंद्रवंशी सर से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। मैं अपनी ओर से एवं श्रीनाथ विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की तरफ से आप तीनों महान गुरुजनों का अभिनंदन करती हूँ। आपका तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, हमारे छात्रों एवं शिक्षकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। धन्यवाद सर, ये ज्ञान हम सदियों तक अपने साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद।